आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। एनटीपीसी के लिए मैथ्स का ये सेकंड लेक्चर है और यहाँ पे हम 2021 में हुए एग्जाम की सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट के थ्रू कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। अभी जो 5 क्लासेस होंगी उसमें हम 2021 के जो टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट है उसको करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा लेवल का पता चले और आपका उसके थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे गए वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए लगभग जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लेटेस्ट में एग्जाम्स हुए हैं, आरपीएफ एसआई हो गया, एएलपी हो गया, हम उसके भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपको बस क्लासेस करनी है। जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बीच बीच में वीडियोस, वो वीडियोस आपको देखती रहनी है, क्योंकि मैं प्रॉपर एनालिसिस करके जो वीडियोस जरूरी है मैं आपको वही वीडियोस सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पे एक स्फेयर है जिसको मेल्ट करके हम छोटे छोटे स्फेयर बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम बड़े वाले का वॉल्यूम जो है छोटे छोटे के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस 2.5 है। तो हम इसको मेल्ट करके हम n नंबर ऑफ ये वाले स्फेयर्स बना रहे हैं। तो आपको इसका वॉल्यूम n स्फेयर्स ऑफ दिस वॉल्यूम के इक्वल करना पड़ेगा। तो आपको 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ेगा। तो जो 4/3 पाई है ना वो दोनों साइड चला जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट आर क्यूब इक्वल टू n इंटू आर क्यूब ही लिखना है। तो आपका यहाँ पे आर कितना है 10, तो आर का क्यूब इक्वल्स टू n नंबर ऑफ 2.5 का क्यूब। 2.5 को आप 10/4 लिख दो। तो 10/4 इंटू 10/4 इंटू 10/4, तो आपका यहाँ पे n की वैल्यू जो आ जाएगी 64 आ जाएगी। आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो भी आपके 3D शेप्स होते हैं उसमें बस इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, जो आप भूलते रहते हो। तो इसका मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, बाकी तो आसान है, बाकी तो आपको याद होगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रस्टम के CSA की कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो पाई R1 प्लस R2L होता है। आप देख रहे हो कि सिमिलर है, या पहले मैं सारे फॉर्मूला लिखा देता हूं उसके बाद आपको सिमिलरिटी दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं TSA की, अगर मैं बात करूं TSA की और अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो अगर मैं बात करूं TSA की तो CSA तो रहेगा ही, साथ में आपका ये ऐड हो जाएगा। देखो ये और ये ऐड हो जाएगा। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो पाई को कॉमन ले लेता हूं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका TSA टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। अब अगर मैं थोड़ी सी आपको सिमिलैरिटी दिखाऊं ना, तो आप सिमिलैरिटी देखो। अगर आप कोन से, आपको दिख रहा है ना, कोन की तरह ही दिख रहा है, कोन की तरह ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत बस काट दिया गया है। तो अगर मैं कोन का आपको कर्व सरफेस एरिया बताऊं तो क्या होता है, पाई आर एल होता है। यही तो होता है। आप देखो आर की जगह प्लस आर लिख दिया, कुछ भी नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखो 1/3 पाई और एच कॉमन है, बस आर स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 आ गया है। तो ये सिमिलैरिटी से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसमें जितनी चीज़ें आपसे सॉल्व हो जाती हैं माइंड में, उतनी चीज़ें आप सॉल्व कर लिया करो। आपको सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप लिख लेना, क्योंकि आप सिली मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार देखते हैं 8.5 माइनस। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपका ये -2 आ जाएगा और ये आपका -2.8/x आ जाएगा। तो अगर मैं माइनस उसको बाहर ले लूँ तो सिंपल प्लस बन जाएगा। तो सिंपल प्लस आ जा रहा है ये, और ये आपका 2 प्लस 2.8 डिवाइड बाई एक्स आपका ये आ चुका है। ठीक है, आपका ये आ चुका है, लेकिन ये आपका ब्रैकेट में है। ठीक है, इंटू 4.25 को मैं 17/4 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 0.04 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 4/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0.04 हो जाएगा ना, तो 4/100 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू आपका 306 है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा देखूँ ना, तो 17 से आप देखो, अगर अब देखो 3 टर्म्स है, एक ये टर्म है आपका, ये पूरा टर्म एक में आ जाएगा क्योंकि आपका मल्टीप्लाई है, और एक ये टर्म है। तो तीनों आपके 17 से जा रहे हैं, तो मैं 17 से एक बार काट देता हूँ। 0.5 टाइम्स 17 से 17, और आपका 17 से ये चला जाएगा, 17 1 जा और 136 18 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 0.5 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ये 17.5 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस 2.8, और ये आपका 25/4। ठीक है, 18 चौक 72, लेकिन 18 चौक 72 आप नहीं कर सकते ना अभी। ठीक है, डिवाइड बाई
ये कर दो, जितना हुआ अभी करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। 25 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 17.5, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 था, यहाँ पे 0.5 चला गया, माइनस हो गया है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 17 जो आपका 68 होता है, और 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा सिंपल, 17 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 20/25 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2.8/x हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 4 बार जाएगा, 5 से जाएगा 5 बार, 4 से जाएगा 0.7 टाइम्स, और ये आपका 7×5 = 35, x की वैल्यू 3.5 आ जाएगा, और आपका वही करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको समय लग सकता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ करना है, आपको अपना वो नहीं करना है, ठीक है, सिली नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ से हम थोड़ी बहुत चीज़ें और रिकॉल करेंगे नंबर सिस्टम का। देखो सिंपल सा है, अगर आपको यहाँ पे 30 इनफाइनाइट सीरीज दिख रही है और आपको बीच में प्लस दिख रहा है, प्लस, तो आपको इस 30 को ब्रेक करना है दो कंजिक्यूटिव नंबर्स में। जैसे 30 को क्या लिख सकते हो आप, 30 को लिख सकते हो, 30 को आप लिख सकते हो 6×5। यहाँ पे भी आप 30 को लिख सकते हो 6×5, ठीक है। तो जब भी आपका ऐसा हो कि बीच में प्लस हो या माइनस हो और इनफाइनाइट सीरीज गई हो, तो आपको सबसे पहले इसको ब्रेक करना है टू कंजिक्यूटिव नंबर्स में। जैसे अगर 156 होता तो इसको आप 12×13 में डिवाइड वो करते, ब्रेक करते, ठीक है। अगर बीच में प्लस है तो इसका आंसर ये वाला है, अगर बीच में माइनस है तो इसका आंसर ये वाला है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, जब भी आपको ऐसी सीरीज दिखे या ऐसी सीरीज दिखे तो आपको इस नंबर को इस फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। अगर बीच में प्लस है तो ये बड़ा वाला नंबर, अगर माइनस है तो ये छोटा वाला नंबर। तो यहाँ पे प्लस था तो ये बड़ा वाला नंबर, अगर यहाँ पे माइनस था तो ये छोटा वाला नंबर, ठीक है। अब ऐसी सिमिलर सीरीज में आपकी ऐसी सीरीज भी आती है जहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता है, इनटू होता है। तो अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका जो आंसर आएगा वो सेम 30 ही आ जाएगा। लेकिन अगर ये फाइनाइट सीरीज है, जैसे यहाँ पे 4 बार तक ही गया है, यहाँ पे इनफाइनाइट तक गया है, यहाँ पे 4 बार तक गया है, तो आप क्या करोगे, 30 सबसे पहले लिख दोगे। इसके बाद आप इसको काउंट करोगे कितने रूट है, एक रूट है, दो है, तीन है, चार है। चार है तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 16 और उससे एक कम लिखोगे 15। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर से बता रहा हूं, अगर फाइनाइट सीरीज है तो आपको सबसे पहले 30 लिख देना है, इनफाइनाइट सीरीज है तो उसका आंसर ही 30 आ जाएगा। लेकिन फाइनाइट है तो सबसे पहले 30 लिखना है, उसके बाद आपको ये रूट्स काउंट करना है। तो 4 रूट लगे हुए हैं, तो 2 की पावर 4, क्योंकि 4 रूट्स हैं तो 2 की पावर 4 कर दोगे, 16 होता है। तो अपॉन के नीचे 16 लिखोगे और अपॉन के ऊपर आप उससे एक कम वैल्यू लिखोगे, तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इस चारों के रिजल्ट पता होने चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो एक ट्रेन है, आर लीव्स चेन्नई एट 5 AM एंड रीच विजयवाड़ा एट 12 PM। और एक और ट्रेन है जो विजयवाड़ा से चेन्नई, मतलब चेन्नई से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से चेन्नई, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके टाइम से, या टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्पीड से। तो यहाँ पे चेन्नई जो, अगर मैं बात करूँ, एक आर की बात हो रही है और एक एस की बात हो रही है, दो ट्रेन की बात हो रही है। आर को चेन्नई से विजयवाड़ा जाने में, मतलब जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में 5 से 12 PM, मतलब 7 घंटे लग जाते हैं। और वहीं एस को विजयवाड़ा से चेन्नई, मतलब डिस्टेंस तो सेम है, 7 से 5:30, मतलब यहाँ पे जो समय लग रहा है वो 7, 5, 5, 10.5 घंटा लग रहा है, 10.5 घंटा लग रहा है। तो अगर मैं, तो ये क्या है, ये टाइम है। तो जो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आपका 3/35 से अगर काटूँ तो 3:5 आ जाएगा, ये स्पीड का रेशियो है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट स्पीड पता करना है तो मैं यहाँ पे एक्स लगा दूंगा, ये अब रेशियो नहीं रहेगा, ये एग्जैक्ट स्पीड मैंने मान लिया कि एग्जैक्ट स्पीड इसकी इतनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, हमें निकालना है कि कब मिलेंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है हमारा कि हम पहले उस टाइम पे पहुंचे जिस टाइम पे दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये 5 बजे चला है, लेकिन ये 5 बजे नहीं चला है, ये 7 बजे चला है। तो पहले मैं ये निकालूंगा कि 2 घंटे में क्या हुआ है, 2 घंटे में, 2 घंटे में क्या हुआ है, पहले मैं ये पता लगाना चाहूँगा। पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि 2 घंटे में क्या हुआ। उससे पहले ये पता लगाऊंगा कि भाई चेन्नई और विजयवाड़ा के बीच में दूरी कितनी है। ये पता लगाने के लिए क्या है भाई, स्पीड इतना है, सॉरी स्पीड इतना है, टाइम इतना ले रही है, तो भाई 21x ही तो हुआ है। जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू डिस्टेंस ही तो होता है। तो टाइम हमारा ये, तो सॉरी, जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हमारा स्पीड ये है, हमारा टाइम ये, तो डिस्टेंस क्या होगा 21x। तो डिस्टेंस 21x था। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं, ये 5 से 7 चला है ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा फिगर वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका चेन्नई है, ये विजयवाड़ा है, इनके बीच की दूरी 21x है।
अब देखो मुझे उस टाइम पे पहुंचना है जब दोनों गाड़ियां चल रही हैं। तो भाई 5 से 7 तक, ये 5 से 12 बजे तक चलती है, लेकिन 5 से 7 तक सिर्फ ये वाली चल रही है आर, क्योंकि एस जो है वो 7 बजे स्टार्ट हो रही है। तो पहले मैं 7 बजे तक का सिनेरियो देखूंगी, 7 बजे तक क्या हुआ है। तो 7 बजे तक आपकी आर 2 घंटे चल चुकी है, आर की स्पीड 3x है, तो 2 घंटे तक चली, तो ये 6x चल चुकी है। मतलब आपकी जो आर है ना वो यहाँ कहीं होगी, यहाँ पे आपकी कहीं आर होगी, और इस वक्त आपकी एस यहाँ पे होगी। अब दोनों 7 बजे साथ में चल चुके हैं, 7 AM पे ये साथ में चल रहे हैं, लेकिन ये 6x कवर कर चुका है। तो अब इनके बीच की जो दूरी रह गई है वो आपकी कितनी रह गई, वो आपकी 15x रह गई है। इतनी बात तो क्लियर है ना। और अब मुझे पता है कि इनके बीच की दूरी 15x है, इनका जो स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगा। तो 3x और 5x, यहाँ पे सॉरी 2x होगा, यहाँ पे 3:2 था, ठीक है। तो 5x 15 दूरी तय करनी है, 15x अपॉन स्पीड इनकी क्या है 5x है, तो 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स। और ये कब स्टार्ट किया था 7 AM, तो 7 + 3 आपका 10 AM पे ये आपके मिलेंगे। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ क्या किया था मैंने। पहले मैंने देखा कि आर को 7 घंटे लग रहे हैं, एस को 10.5 घंटे लग रहे हैं, तो जो स्पीड का रेशियो होगा 3:2 हो जाएगा। तो मैंने एग्जैक्ट मान लिया कि 3x और 2x इनकी स्पीड मैंने मान ली है, ठीक है। तो शुरू में दूरी 21 किलोमीटर की थी, क्योंकि भाई ये कर लो या ये कर लो आपका 21 ही आएगा। तो 21x की दूरी थी शुरू में, 21x की, जो कि 2 घंटे बाद, क्योंकि 7 बजे तक हमें देखना है कि 7 बजे तक क्या हुआ है। तो 7 बजे तक ये आपका 3x की स्पीड से 2 घंटे ट्रेवल कर चुका, 6x ट्रेवल कर चुका है, तो 15x दूरी बचा इन दोनों के। इन दोनों का स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, और 2x 3x से 5x इनके रिलेटिव स्पीड आ गई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा, टाइम निकल के आ जाएगा। तो टाइम हमारा 3 घंटे आ चुका है। 3 घंटे 7 बजे के बाद 3 घंटे, तो 7 + 3 आपका 10 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 बजे ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं थी, आप इसको पेन से बस कर सकते थे, फिगर वगैरह बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको फॉर्मूला रिकॉल कराऊंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का। अगर एवरेज स्पीड पूछा है टू इक्वल डिस्टेंस के लिए, टू इक्वल डिस्टेंस के लिए, वो ऐसे भी हो सकता है D1, सॉरी डी कह लूँ डी, या ऐसे कह लो D1 दो बार सेंटर गया, दो इक्वल डिस्टेंस है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। या ऐसे भी हो सकता है कि भाई यहाँ से यहाँ गया S1 स्पीड से, यहाँ से यहाँ आया S2 स्पीड से, तो भी आपका इक्वल डिस्टेंस ही है, क्योंकि जहाँ तक गया तो वहीं तक आया। तो इस केस में जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो 2S1 S2 अपॉन S1 + S2 होती है। और अगर यही यही अगर 3 इक्वल स्पीड हो तो आपका क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ये पूछता है कि कोई ट्रेन है या कोई कार है जो अगर बिना स्टॉपेज के चले तो उसकी स्पीड क्या है, 50 km/h है विदाउट स्टॉपेज, लेकिन अगर स्टॉपेज के साथ चलती है तो उसकी स्पीड 30 km/h है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में वो कितने देरी के लिए रुक रही है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गैप देखते हैं, गैप 20 किलोमीटर है, अपॉन विदाउट स्टॉपेज स्पीड जो कि 50 km/h है, और ये आपका इतने घंटे के लिए रुक रही है, लेकिन आपसे मिनट्स में पूछा है, तो इंटू 60 कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 मिनट्स आ जाएगा। तो अगर मैं एक बार फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है, गैप अपॉन विदाउट स्टॉपेज इनटू इनटू आप उसका जो कर लेना, जैसे वैसे तो जनरली आपका 60 होता है, लेकिन आप इस 60 को ना अकॉर्डिंग कर लेना क्वेश्चन के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आपका मिनट्स में पूछा है, सेकंड में पूछा है, आवर में पूछा है, या आपको स्पीड किस में दे रखी है, आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में दिया होता तो आपको सेकंड्स में आता वो आंसर, ठीक है। सेकंड्स में आता तो आप क्या करते, जब सेकंड्स में आता तो अगर आपसे आवर में पूछा होता तो आप 60 × 60 से कर देते डिवाइड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करना है वो चीज़। एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ से एक ट्रेन या कार चली है, यहाँ से एक ट्रेन या कार चली है, ये S1 स्पीड इसकी है, S2 स्पीड इसकी है, ये यहाँ पे किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसके बाद इस पॉइंट पे मिलने के बाद इसको यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि भाई ये आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन क्या हुआ कि ये बीच में यहाँ पे कहीं मिले हैं, इसके बाद इसको यहाँ तक पहुँचने में T1 टाइम लिया है और इसको यहाँ तक पहुँचने में T2 टाइम लगा है। तो एक रिलेशन होता है S1/S2 = √T2/T1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 वैल्यू कोई भी दे देगा, आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। अभी मैंने बताया कि अगर टाइम कांस्टेंट है, आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर टाइम को कांस्टेंट कर दो आपको दिखेगा कि S1/S2 = D1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपका जो स्पीड और टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, तो S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1 हो जाएगा इस केस में, जो कि हमने अभी ऊपर किया था यूज। आ जाओ नेक्स्ट पे। टू मैन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन, one at a speed of 6 km per hour and another at a speed of 7.5 km per hour. The second man reaches 1 hour 4 minutes earlier than first man। आपको डिस्टेंस बतानी है, तो ये भी उसी पे बेस्ड है। देखो सर्टेन डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फिक्स्ड है, सर्टेन डेस्टिनेशन है मतलब डिस्टेंस फिक्स्ड है। जब डिस्टेंस फिक्स है तो यहाँ पे S1 और S2 का जो रेशियो होगा, ये आपका स्पीड है, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो स्पीड होगा वो टाइम का होगा। तो जो टाइम का आ जाएगा वो आपका 3:2 आ जाएगा। 3 में 4:5, 5:4, 15 है ना, तो आपका 5:4 आपका आ जाएगा टाइम। तो टाइम का रेशियो ये है, मतलब अगर टाइम का रेशियो ये है तो अगर मैं टाइम का डिफरेंस की बात करूँ तो टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है, और इस 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1 घंटे 4 मिनट, मतलब 64 मिनट दे रखा है इसका, इसके वाले 64 मिनट दे रखा है। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस किलोमीटर बताना है, तो आपको पता है कि ये किलोमीटर पर आवर में दिया था और ये आपको मिनट्स में दिया है, ये बात आपको पता है ना। तो 6 × 5, क्योंकि भाई जो डिस्टेंस है वो आपका 6×5 = 30, यहाँ से कर लो या यहाँ से 30 कर लो, वो तो आपका डिस्टेंस यही आएगा, इतना इंटू ये। लेकिन यहाँ पे 5 की जो वैल्यू है वो 1 की वैल्यू 64 है, तो 5 की वैल्यू 5 × 64 हो जाएगी। ये किलोमीटर पर मिनट में आ रहा है, ठीक है, किलोमीटर मिनट में आ रहा है, तो आपको इसको आवर में, क्योंकि किलोमीटर, एक चीज बताऊँ, अगर मैं ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में, तो आपको इस मिनट को आवर में चेंज करना होगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो आपने क्या किया, आपने 60 से डिवाइड कर दिया, तो अब जब आपका किलोमीटर पर आवर इंटू आवर हुआ है तो आपका किलोमीटर बचेगा। तो 6×5 = 30 डिवाइड बाई 2 32 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है एक्स की जिससे आपका 9 से डिविजिबल हो जाए ये नंबर। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए आपका जो इसका सम होता है वो 9 से डिवाइड हो जाए। आप यह अलग अलग देख लो, जैसे 5 4 9 चला गया, 7 2 9 चला गया, यहाँ पे 6 बचा तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ और रिकॉल कराता हूँ कि कोई भी आपका नंबर अगर XYZ फॉर्म में है, मतलब ऐसे है 785 785 या 231 231 426 426 या 52052। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ पे आप जीरो लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 052 ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक ही चीज है, समझ रहे हो। 23023 ऐसा कोई भी नंबर है तो ये आपका 7 11 13 इन तीनों से डिविजिबल होगा, या आप ये कह सकते हो कि 7 × 11 × 13 से डिविजिबल होगा, या आप कह सकते हो 1001 से डिविजिबल होगा, कोई भी ऐसा नंबर है अगर तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है कि आपका 485XYZ अगर डिविजिबल है 7 11 13 से, तो आपको 2x + 3y + 5z की वैल्यू बता दो। तो यहाँ से आपको पता है कि भाई ये अगर इससे डिविजिबल है तो ये 485 ही होगा, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 5। अब यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। n number of person stand on a circumference of a circle at distant points. Each possible pair of person not standing next to each other sings a 2-minute song. पहली बात तो ये समझो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और ये बिल्कुल सिमिलर है जो हम डायगोनल निकालते हैं ना पॉलीगन में, बिल्कुल उसके सिमिलर है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग, इस सर्कल में कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं और भी होंगे, डॉट 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 बना देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि एक हम एक पेयर बना रहे हैं कि दो लोग मिलके गाना गा रहे हैं, तो दो लोग मिलके गाना गा रहे हैं, लेकिन जो अगर मैंने इसको ले लिया है तो ये इसके और इसके साथ मिलके नहीं गा सकता, क्योंकि ये इसके जस्ट एडजस्टेंट में, तो मतलब इन दोनों को छोड़ के मैं इसका किसी के साथ पेयर बनवा के गवा सकता हूँ गाना, किसी के साथ भी पेयर बना। तो अगर मान लो n लोग हैं तो n में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँ, शुरू में मेरे पास n चॉइसेस हैं कि मैं n लोग में से किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास इसका पेयर बनाने के लिए कितनी चॉइस है भाई, मैं इसको खुद तो नहीं ले सकता ना, इसको नहीं ले सकता, साथ में इसको भी नहीं ले सकता, इसको भी नहीं ले सकता, मतलब यहाँ पे 3 लोग को नहीं ले सकता, बचे हुए n/3 में से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लूँ। तो सेकंड नंबर पे मेरे पास चॉइस है n-3। ठीक है, अब मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई आप इसको, आपने चलो आपने क्या क्या केसेस ले लिया, एक केस आपने इसको पकड़ के इसको करा दिया और दूसरा आपने क्या किया ना, इसको पकड़ के इसको करा दिया, तो ये आपके केसेस रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतने पॉसिबल पेयर्स आपके बनेंगे।
अब आपसे क्या कह रहा है, each possible pair of person not standing next to each other sing a 2 minute song, one pair after the another, if the total time taken for singing is 40 minutes। अब एक बात बता दो, बहुत ही ध्यान से देखना भाई, एक पेयर 2 मिनट गाना गा रहा है तो 40 मिनट लग रहा है, तो भाई 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके 20 पेयर्स ही तो हुए हैं। तो आपका यहाँ पे 40/2 मिनट सॉन्ग 20 पेयर्स ही हैं। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है 20 आ रही है, तो बेटर है आप ऑप्शन से कर दो, या 40 = n × n - 3 आया तो क्या आएगा आपका 8×25 = 40, आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन से करोगे ज़्यादा जल्दी होगा। तो भाई 8 इंटू, तो यहाँ पे n-3 आपका क्या 40 ही तो आ रहा है, तो आपका 8 × 8-3 मतलब 5, 8×25 = 40 होता है, तो आपका 8 ऑप्शन आ जाएगा। और यही जो फॉर्मूला है ना, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन का भी होता है ये फॉर्मूला। यही कॉन्सेप्ट मैंने इसी तरीके से आपको याद दिलाया था, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, ऑफ पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कराने के लिए नहीं लाया हूँ, आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी करने को बोला था कि प्रोबेबिलिटी का आपको वीडियो देखना है, और भाई वहाँ से नंबर आएंगे। और बहुत ही आसान चैप्टर है, आप एक बार मुझसे पढ़ के देखो, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो मैंने इसलिए रखा है इसको यहाँ पे, जिससे क्योंकि उस वाले क्लास में मैंने करा रखा है प्रोबेबिलिटी में, तो अगर आप वहाँ से पढ़ के आए हो तो आपको इसके सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही प्यार से करा रखा है, इसको आपको आंसर में बताना है। अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो आपको देखना है ही, तो वहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। The ratio of income of A and B is 5:4 and the ratio of their expenditure is 3:2 if at the end of the year each saves इतना। तो भाई देखो, अगर इनकम की बात करूँ तो इनकम 5:4 है, और अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो 3:2 है। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो दोनों ही केस में इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, और मतलब यहाँ पे सेविंग सेम और यहाँ पे सेविंग सेम दे रखा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। अदरवाइज आपको इसको सेविंग सेम बनाना पड़ता, फिर हम दूसरे तरीके से करते। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है और दोनों में यहाँ पे सेविंग्स भी सेम है, मतलब 2 की जो वैल्यू है वो आपकी 1600 है, तो 1 की वैल्यू आपकी 800 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई है, 800 हो गई है। अब आपको बताना है इनकम ऑफ ए, मतलब 5 की वैल्यू बतानी है, तो 5 8 25 40, तो 40 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। A sum of rupees 2700 is lent out in 2 parts in such a way that the simple interest on one part, भाई क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो मैं मान लेता हूँ P1 है और दूसरा P2 है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन P1 क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। तो 100 से 100 गया, 15 चौका 60, ये आपका 60, मतलब P1 इक्वल्स टू P2 होगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1350, क्योंकि दोनों की ही इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर है, ठीक है। अब देखो 1/10 ऑफ अ पोल इज कलर्ड रेड, 120 इज व्हाइट, 130 इज ब्लू, 140 इज ब्लैक एंड द रेस्ट इज ग्रीन। तो मैं सबसे पहले काम करूंगा ना, मैं इनके डिनोमिनेटर्स को सबको इक्वल कर लूंगा, वो सबसे बेस्ट है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को 120 बनाना पड़ेगा। तो एक बार लिख ही लेते हैं ना भाई, 1/10, 1/20, 1/30, 1/40। मैंने सबको 120 बना दिया नीचे वाले को, ठीक है। अब आपका ये रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, एक बार जोड़ लो, 12 6 18, 18 6 22, 22 3 25, तो 25/120 हो चुका है। तो ये आपके ये रेड व्हाइट ब्लू ब्लैक को मिला के, और जो बचा हुआ है वो ग्रीन है, तो ग्रीन कितना हो जाएगा 95/120, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इस ग्रीन की जो लेंथ दी है वो 4.75 दी है, मतलब 17 हो नहीं 19/4 दी है। तो आपको 120 की वैल्यू बतानी है, 120 की नहीं 1 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि भाई ये सब मिलके 1 बनाएंगे। तो देख लो भाई, ये आपका 5 बार गया, ये आपका कितने बार गया, ये आपका गया 30 बार, ठीक है। ये आपका 30 बार का, तो 30/5 आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, तो आपका 6 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि सर मैं देखो यहाँ पे 95/120 की वैल्यू हमें ये दी है, तो हमें यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो वैल्यू दी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 = ऐसे नहीं करना है,
क्योंकि यहाँ पे 95/120 की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे इस तरफ, समझ गए, इस वजह से 6 आया है, वरना आप सोचो कि 1/6 का आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है। A man is standing at a point P is watching at the top of the tower marked by a point S. ठीक है, he walks a distance of 40√3 मीटर towards the foot of the tower to point Q. देखो फिगर एकदम क्लियर हो चुका है, यहाँ पे पॉइंट P था, ये पॉइंट S है, ये Q तक आया है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 40√3 ट्रेवल किया है। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है Q से S का वो 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एस फ्रॉम पी से आपको एलिवेशन बताना है, और हाइट ऑफ जो टावर है वो 60 है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊं तो एक सेकंड दो। आपको पता है कि ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो मुझे इसके सामने जाने के लिए √3 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 60/√3 इंटू √3 अपॉन √3, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है ये आपकी 20√3 आ रही है, 20√3 आ रही है। अगर ये 20√3 आ रही है, 40√3 आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये 1:2 आ रहा है, और जब भी 1:2 आता है तो ये कब आता है, 30:60 में आता है, मैंने आपको बता रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री में जो रेशियो होता है 1:2 आता है। अब मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ, तो इसका आंसर जो आ जाएगा, इसका आंसर 30 आ जाएगा। वैसे देखो ऐसा है ना, देखो सिंपल सा, अगर आपको थोड़ा सा यहीं पे ऑब्जर्व कराऊँ ना, तो देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 है, क्योंकि भाई नहीं 60 नहीं है, ये 30 है। ठीक है, 30 है, और अगर ये 60 होता, मान लो ये 60 होता, तो मुझे पता है यहाँ पे बेस सेम है, तो जो रेशियो होगा 1:3 होगा। जब 1:3 होगा तो ये 1:2 होगा, जो कि है, और अगर है तो मतलब ये 60 है। शुरू में मैंने माना था, बाद में 60 निकल के आ गया। और वैसे ये रेशियो तो मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज मैं रिकॉल करा देता हूँ, रिकॉल कर लो। अगर ये 30 है, ये 60 है, तो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है, तो जो 30 के सामने वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये 1 होगा, और जो 60 के सामने वाला पोर्शन है, भाई 60, ये पूरा 60 है ना, ये पूरा 60 है, तो इसके सामने वाला पोर्शन ही पूरा है, ये पूरा 3 होगा, तो जब ये 1 है, ये 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो आपका 1:2 होगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है, ये 60 है, तो ये आपका 1 होगा, ये पूरा 3 होगा, तो ये 2 होगा। तो इसको आप सिमिलरली ऐसे देख लो ना, ऐसे याद कर लो कि अगर ये 30 होता है, ये 60 होता है, तो जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है, जो कि ऊपर हमने किया। ठीक है, तो ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एलसीएम हमें दिया है दो प्राइम नंबर का, और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एलसीएम ऑफ दो प्राइम नंबर जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है दो नंबर का, जो भी दो नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन करता है। तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर लो, दो ही नंबर्स में टूटेगा ये मल्टीप्लाई होके। तो 9 3 12, एक मुझे दिख रहा है 11 से जा रहा है, तो 11 इंटू 29, तो आपके दोनों नंबर 11 29 है, और यहाँ पे x बड़ा है, मतलब ये x हो जाएगा, आपका ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x मतलब 58 माइनस 5y 55, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ठीक है, बाकी मैंने एलसीएम एचसीएफ के जो रिजल्ट थे उन्हें पिछले क्लास में याद दिलाए थे, 2 3 रिजल्ट थे कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको पिछले क्लास में बताई थी। अब आज जो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले जो काम है वो आपको ये देखना है कि आपके सारे नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो आपको ये दोनों तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, ये दोनों नहीं, तो इसको मुझे करना पड़ेगा। तो मैं सारे नंबर पहले लिख लेता हूँ। 9/10 ये आपका 2/5 हो जाएगा, ये आपका 3/5 हो जाएगा, और ये आपका 18/5 हो जाएगा। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं इन सब का एलसीएम लेता हूँ और इन सब का एचसीएफ लेता हूँ। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना होता तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 18 आ जाएगा, और नीचे का एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा। अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो मैं ऊपर वाले का एचसीएफ निकालता, तो ऊपर वाले का एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। और अगर मैं नीचे वाले का एलसीएम निकालूं तो आपका एलसीएम 10 आ जाएगा। तो आपका ये एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है इसका। मतलब अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का उसका उल्टा, मतलब एचसीएफ। और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो बहुत ही आसान होता है ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो जनरली हम स्क्वायर और ऐड करते हैं। लेकिन एक बार देख लो, यहाँ पे आपको कॉस ए माइनस बी निकालना है, मतलब आपको कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी निकालना है। अब कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी आपको कब दिखेगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, तो जो 2ab वाला टर्म दिखता है वहां पे आपको 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी 2 कॉमन ले लोगे। 2 कॉमन लेने के लिए पहले ऐड करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा।
तो आपको दिख जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो आपका वही कॉस ए माइनस बी दिख जाएगा। तो स्क्वायर और ऐड करूंगा, माइंड में करूंगा, माइंड में तो मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पे कॉस, क्योंकि मैं स्क्वायर और ऐड कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 बनेगा, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी 1 बनेगा, तो आपका यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2, 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका कॉस ए माइनस बी बच जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू वही होती है, और इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है। तो आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। ऐसा ही आपका क्वेश्चन आपका आता है सेक ए, ऐसे दिया रहता है सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू दे देगा आपको 5, तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि सेक ए माइनस टेन ए जो होता है वो 1/5 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको सेक ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2, 5 प्लस 1/5, और अगर आपको सेक ए की वैल्यू पता चल गई ना तो आप साइन ए कॉस ए ट्रायंगल बना के किसी की भी वैल्यू पता लगा सकते हो। तो इस टाइप का भी आपको पता होना चाहिए। एक बार पॉज करके आप ये सारे फॉर्मूले रिकॉल करोगे। जनरली आप ये वाले भूल जाते हो ना, इसमें कंफ्यूज जाते हो कि भाई 4 साइन क्यूब पहले रहेगा या ये बाद में रहेगा, इसमें कंफ्यूज होते हो। तो इसको बहुत ही ध्यान से देख लो, ये भी फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैंने इसलिए रखे हैं जिससे आपको रिकॉल होता रहे। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस बाय 15%, तो आपको एरिया बताना है कि एरिया कितने से रिड्यूस हो जाएगा। देखो एरिया का अगर फॉर्मूला बताऊं ना तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो अगर आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे। अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम में आपका आर क्यूब आता है। ठीक है, अगर स्फेयर होता, स्फेयर का वॉल्यूम होता तो वहां पे आर क्यूब आता है, तो आर को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो वॉल्यूम आपका 3 बार सक्सेसिव डिक्रीज होगा। इस बात को आप समझ रहे हो ना। तो आपको ये बस समझना है कि जो चीज मैं रिड्यूस कर रहा हूँ उसकी पावर क्या है उस चीज में, जो भी चीज हमसे पूछी गई है। तो आर स्क्वायर है और साथ में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर x% डिक्रीज हो रहा है तो नेट डिक्रीज क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये मैंने आपको फॉर्मूला पिछली क्लास में रिकॉल कराया था। तो 15 प्लस 15 और माइनस 15 इंटू 15 225 अपॉन 100 2.25। तो आपका 30 माइनस 2.25 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 27.75। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। अगर सक्सेसिव इंक्रीज रहता है तो x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इतना परसेंटेज नेट इंक्रीज होता है। अगर सक्सेसिव डिक्रीज रहता है तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इतना नेट डिक्रीज रहता है। तो यहाँ पे डिक्रीज मैंने बोल दिया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो x इंक्रीज हुआ है, y डिक्रीज हुआ है, और आपका एक्स वाई अपॉन 100 में आपका एक निगेटिव तो ओवरऑल निगेटिव आएगा, तो आपका ये हो जाएगा। इतना आपका इंक्रीज और डिक्रीज वो देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑन सेलिंग अ चेयर एट 5% लॉस एंड अ टेबल एट 15% गेन, अब मैन को जो गेन होता है वो 300 का होता है। अगर वह 5% गेन चेयर पे करता और 5% गेन करता किस पे, टेबल पे, तो उसको गेन होता है 180 का। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टेबल बतानी है। तो मैंने क्या किया, जो चेयर का कॉस्ट है वो 100C मान लिया और जो टेबल का कॉस्ट है वो 100T मान लिया। इतना मैंने मान लिया। अब 5% लॉस होता है चेयर पे, तो मतलब -5C का लॉस होगा, और टेबल पे 15 गेन होता है, मतलब 15T का प्रॉफिट हुआ, और इसकी जो वैल्यू बता रखा है वो 300 बता रखा है। ठीक है, और अगर चेयर पे 5% गेन होता मतलब 5C होता, और इस पे भी 5T होता, तो जो गेन होता है 180 होता। आपने यहाँ पे टेबल का प्राइस पूछा है भाई, सिंपल इसको जोड़ दो, तो 20T इक्वल्स टू आपका आ रहा है 480। तो जो T की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 224 आ रही है T की वैल्यू। लेकिन आपको यहाँ पे 100T, जो टेबल का दाम है वो 100T है, तो आपका जो 100T की वैल्यू आ जाएगी वो 2400 आ जाएगी। तो 2400 ही इस टेबल का प्राइस है। देखो कितना आसानी से कर दिया। आ जाओ नेक्स्ट पे। ए बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 18 दिन। बी सी जो लेते हैं वो 24 दिन लेते हैं, और ए सी जो लेते हैं वो 36 दिन लेते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम आ जाएगा 72, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब आपको बताना है कि ए बी सी तीनों काम को अगर अलग अलग करते तो कितने दिन में करेंगे। तो आप पहले ये निकाल लो कि जो 2ABC की, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं ना तो आपका 2ABC की एफिशिएंसी आएगी। तो अगर मैं ABC की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9/2 4.5, ये आपकी ABC की एफिशिएंसी आ गई। तो अगर देखो भाई AB की एफिशिएंसी 4 है
ए बी की एफिशिएंसी 4, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 0.5 सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा अगर मैं इसको 0.5 से डिवाइड कर दूँ आपका 144 आएगा, मतलब आपका इन दोनों में से ही एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर मैं निकालूं ए की एफिशिएंसी तो भाई ये 3 है, ये आपका 4.5 है, मतलब 1.5, ए की एफिशिएंसी 1.5 आ जाएगी, मतलब 3/2। तो अगर मैं 3/2 से इसको डिवाइड करूँ ना तो आपका 24 दूना 48, तो ए 48 दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे तो भाई गलत है, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको बी वाले करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आपको सरफेस एरिया बताना है क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड का एरिया क्या होता है 2LB प्लस BC प्लस सी है, इसको आप खोल के भी लिख सकते हो 2LB प्लस 2BC प्लस, मतलब 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ऐसा लिख सकते हो खोल के भी। तो मैं वैसे करूंगा 16 × 14 इसका डबल लिखूंगा, 14 × 60 का डबल लिखूंगा और 16 × 7 का डबल लिखूंगा। तो 16 × 14 बाई 160 और 64, 160 2 2 4 और इसका भी डबल, इसका डबल 448। 14 × 7 कितना होता है भाई 98, 98 का डबल जो होता है वो 196 होता है। और 16 × 7 कितना होता है 16 × 7 भाई और उसका भी डबल करोगे तो 16 × 14 ही होगा जो कि 224 है। मैं फिर से समझाऊंगा मैंने क्या क्या, देखो भाई एक बार इसका डबल कर दिया, एक बार इसका डबल कर दिया, और इसका डबल क्या है भाई 16 × 7, इसका डबल ही तो करोगे तो 16 × 14 ही तो होगा, जो मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ ये होता है, तो वो जोड़ दिया। तो अब देख लो भाई कितना आ रहा है, 6 4 10 8 18 हाथ लगा 1, 9 1 10 16 हाथ लगा 1, तो 4 4 8 8 6 8, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर cos x प्लस वाई 1/2 है तो ये कब होता है, जब f का x प्लस वाई क्या होता है 60 डिग्री होता है, तभी तो हाफ होता है, cos 60 की वैल्यू तो हाफ होती है। और ये जीरो कब होता है, जब x माइनस वाई आपका जीरो होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x इक्वल्स टू वाई, मतलब x और y की वैल्यू 30 हो गई है, आपसे वही पूछा है कि x और y की वैल्यू कितनी है, तो आपकी 30 हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ से रिकॉल करनी है कि अगर आपको कभी भी साइन x इक्वल्स टू कॉस वाई दिया रहा है, या आप ये समझ लो कि साइन के आगे कुछ वैल्यूज दिया हो और यहाँ पे इक्वल्स टू कॉस के आगे कुछ वैल्यूज दिया हो, तो आपको जो भी वैल्यूज दिया उन दोनों को जोड़ के आपको, या आपको ऐसा दिखे या आपको ऐसा दिखे, तो इस केस में आपका क्या होता है, जो x प्लस वाई होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। अगर आपको साइन समथिंग टू कॉस समथिंग दिखे, सेक समथिंग टू कॉस समथिंग दिखे, टेन समथिंग टू कॉट समथिंग दिखे, तो जो x प्लस वाई जो आपको समथिंग वाला दिख रहा है ना, ये आपको ऐसा भी दिख सकता है, तो इसकी वैल्यू का जो सम होता है वो 90 होता है। मतलब यहाँ पे साइन इक्वल टू कॉस दिख रहा है तो इसका प्लस इसका इक्वल टू 90, अब ये जोड़ लो आप, तो आपका 3x 2x 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 19, तो यहाँ से आपकी 5x की वैल्यू 105 आ चुकी है और x की वैल्यू आपकी 21 आ चुकी है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन काफी आते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, एक चीज और, अगर आपको एवरेज में कोई भी दिक्कत आती है एवरेज में, तो आप डाल देना एवरेज बाय मैथ्समेनिया, एवरेज बाय मैथ्समेनिया। 2.5 घंटे या 3 घंटे की एक वीडियो आएगी, उसको आप देख लेना, आपके एवरेज जो है ना, आप बिल्कुल बेसिक ऐसे जो होता है ना रियल लाइफ से रिलेट करके आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करने लगोगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एवरेज में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी उसके बाद, तो आप देख लेना अगर आपको दिक्कत होती है तो। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 20 था, एक अनदर ऑब्जर्वेशन आता है और जो मीन होता है वो 2 से इंक्रीज हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है कि भाई जो 5 ऑब्जर्वेशन है ना, 5 है, मतलब ये भी 20 है, 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 एक नया आता है मान लेते हो ये भी 20 है, अब सबका ऑब्जर्वेशन 2 से बढ़ जाता है, मतलब सबको इसने जो एक्स्ट्रा है ना, इसने सबको 2 2 भी दिया है, 2 2, तो ये दिया तो भाई इसने है ना, तो ये पूरा जो सम होगा वो हो जाएगा इसका, तो 20 प्लस 12 32। अब ये सब ऐसे आपको बनाना नहीं था, ये आप सोच लेते, सोचते कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सोचते कैसे भाई, शुरू में 20 था पांचों का, ये जो आता है नया ये सबको 2 2 और दे देता है, और इसका जो मीन हो जाता है 22 हो जाता है, मतलब भाई मीन तो 22 हो जाएगा ना। तो आप ये समझ लो कि ये भाई ये खुद 22 है, साथ में जो एक्स्ट्रा लाया इन पांचों को भी 2 2 दिया, मतलब 10 दिया एक्स्ट्रा, तो 10 प्लस 22 आपका 32 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे आप ओरली कर सकते हो, बस आपको फील करना आना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे, रवि ने जो अर्न किया है वो अजय से 50% ज्यादा है। रवि, अजय और किसकी बात हो रही है, मदन की बात हो रही है।
और अजय ने जो अर्न किया है वो 30% लेस देन मध्यम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, एक बार पहले इसको करते हैं। अजय ने 30% कम किया है मध्यम से, मतलब ये 7, ये 10 किया तो ये आपका ये 7 किया है। ठीक है। और रवि ने 50% ज़्यादा किया है अजय से, मतलब इसका 3.5 ज़्यादा, मतलब 10.5 हो गया। अब आपको बताना है कि वाई वॉट परसेंटेज डिड रवि ने किससे ज़्यादा अर्न किया है, मध्यम से। मध्यम से तो भाई इसको 100 कर दो तो आपका ये 105 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 5% ही तो ज़्यादा अर्न किया है, तो आपका 5% करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये हार्डेस्ट शिफ्ट है, मतलब सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट है, तो आप लेवल समझ सकते हो। कुछ क्वेश्चन अच्छे आए भी थे, लेकिन वही है ना कि आपको जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है उसमें आपको फंसना नहीं है। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी हार्ड लग सकती है, लेकिन अगर आपने प्रोबेबिलिटी मुझसे देख ली, आपका एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, तो आप उसको अच्छे से देख लो। द सम ऑफ टू एंगल्स ए एंड बी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू इट्स थर्ड एंगल। तो आपको बताना है थर्ड एंगल। भाई अगर इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल है तो भाई तीसरा वाला तो 90 ही होगा, तभी तो ये 45 होगा, या 45 नहीं भी होगा, जो भी होगा। आप ये समझ लो कि इसका सम इसके इक्वल है, तो अगर ये x है तो इन दोनों का सम x है, तो भाई 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 180, तो x की वैल्यू 90 हो गई। तो आपको थर्ड एंगल ही पूछा तो आपका डायरेक्ट 90 आंसर आ जाएगा, इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में बहुत कुछ आता है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिंपल समझ लो कि अगर ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ए प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 हो जाएगी, और अगर ए और बी सप्लीमेंट्री हैं तो ए प्लस बी जो होगा वो 180 हो जाएगा। इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, इस वजह से मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना, ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी पास पास दिए होते हैं, इस वजह से। क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3/10, आपको इसको बोलते हैं 3/10, 300 इसको बोलते हैं, और 3000 इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 30 दे रखी है, नहीं इसकी वैल्यू नहीं, ऑफ इतना, मतलब इसका 30 का आपको ये सब बताना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीरो काटने की, तो आपका एक जीरो से एक जीरो कटा, 1 2 3 4 5 जीरो बचे हैं, 5, तो मतलब 5 के बाद पॉइंट आएगा, तो आपको ये वैल्यू नहीं देखनी है, आपको 5 के बाद पॉइंट देखना है। ये आ रहा है तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया इस केस में। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। डिवाइड करना है इसको ए बी सी के रेशियो में, इनका ए रेशियो ये दिया है, तो 20 का मल्टीपल आपको एक ही दिख रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको आगे नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये मैंने करा रखा है काफ़ी बार, लेकिन अगर आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 केस बनते हैं, या आपको यहाँ पे एक केस बता रहा हूँ, बाकी दूसरा केस कल बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ कि कभी भी आपको x की वैल्यू √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b दी हो, और अगर आपको x प्लस 1 अपॉन x बताना है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और a और b जो है ना, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो मैटर करती है। तो यहाँ पे रूट के अंदर ये है, और ये भी आपका √1 कर दो, इसको √1 भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर ये 2 लिखा होता तो आप उसको √4 लिखते, रूट के अंदर लिखना है आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y है, y क्या है, y भी आपका 1/x ही तो है। तो अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स पहले निकाल लो, तो मैंने क्या किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लिया, 2 रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 1 है। ठीक है, तो आपका इससे चला गया, आपका 4 आ गया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 आ गई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर पूछा, लेकिन y क्या है, y आपका 1 अपॉन एक्स ही है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका 4 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 14 आ जाएगा, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, किसी भी कीमत पे आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, एसएससी में भी, रेलवे में भी। From certain number of apples, a man sells 1/3 of the apples to the first customer. He sells half of the remaining. जब भी रिमेनिंग की बात हो तो आपको ये देखना है कि कितने बचे हैं। जैसे अगर 1/3 इसने सेल कर दिया है ना, तो इसके पास, जैसे मान लेता हूँ शुरू में इसके पास n नंबर ऑफ एप्पल्स थे। आपसे वही पूछा कि शुरू में कितने एप्पल्स थे, मैंने मान लिया n नंबर ऑफ एप्पल्स थे। इसने 1/3 सेल कर दिया तो बचा कितना, बचा 2/3। अब जो बचा है उसका 1/2 इसने सेल कर दिया, तो बचा कितना, 1/2 बचा। 1/2 सेल किया तो 1/2 ही तो बचेगा। इसके बाद क्या हुआ, जो बचा है 1/3 ऑफ द रिमेनिंग उसने सेल कर दिया, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स रिमेन टू द सेकंड कस्टमर, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स प्लस 5 टू द थर्ड कस्टमर। अच्छा ठीक है, ठीक है।
तो देखो एक चीज़ और सिंपल सिंपल से देखो, 1/3 इसने तीसरे को दे दिया है, इसका देखो, अब देखो ध्यान से देखना, इसका 1/3 प्लस 5 इसने थर्ड कस्टमर को दे दिया है, तो इसके बाद 3 एप्पल बचे हैं, तो हमें रिमेनिंग ही निकालना है। तो देखो ध्यान से सिंपल था, देखो इसने पहले 1/3 दिया, मतलब इसके बाद 2/3 बचा। ठीक है, फिर से समझना, अभी तक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना। इसने 1/3 दिया पहले, तो 2/3 बचा, फिर जो बच्चा इसमें से 5 और दे दिया, तो मतलब -5 करोगे, तो ये इसके बाद रिमेनिंग निकलेगा। जो रिमेनिंग निकला है ये बराबर किसके, ये बराबर है 3 के। तो 5 3 8, 4 3 12, एन के आपके 36 आ जाएगी, तो आपका 36 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। A, B are two alloys of gold and copper prepared by mixing the metal in the ratio of 7:2 and 7:11. इक्वल क्वांटिटीज, तो मुझे पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 दोनों, यहाँ पे 7 11 क्या है 18 है, तो आपको इसको डबल कर दो, तो इसको आप कर सकते हो कि 14:4। अब देखो दोनों बराबर हो चुके हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय। तो आपको बताना है कि इसमें अमाउंट ऑफ कॉपर जो है अगर 10 kg है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन सी बताना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ क्योंकि इक्वल अमाउंट है, तो 14 7 21 रेशियो 15, 21:15 में हो जाएगा, क्योंकि मैंने इक्वल क्वांटिटीज ऐड की है। अगर इक्वल क्वांटिटीज ऐड नहीं करते, अगर मान लो मैं 2:1 में करता, तो बहुत ही ध्यान से समझो, पहले मैं इसको बराबर बनाना पड़ता, जो मैंने बराबर बना लिया। अब अगर 2:1 में करता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, इसको 1 से करता, फिर ऐड करता, तो यहाँ पे 28 + 7 ऐड होता है, यहाँ पे 8 + 11 ऐड होता। समझ गए, ये बात क्लियर है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1:1 में ऐड किया, इस वजह से डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया इसको 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 इसको। तो अब क्या कह रहा है कि इफ अमाउंट ऑफ कॉपर, अच्छा एक बात और समझो, ये आपका गोल्ड कॉपर दिया था, तो आपका ये गोल्ड हो गया, ये कॉपर हो गया। अगर कॉपर का अमाउंट 10 kg है, मतलब इस 15 की वैल्यू 10 है, मतलब यहाँ पे मैंने 2/3 किया है, तो यहाँ पे मैं 2/3 कर दूंगा तो कॉपर निकल के आ जाएगा, तो कॉपर आपका 14 आ रहा है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड, गोल्ड 14 आ रहा है, तो आपका 14 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो मिक्सचर के ना 4-5 टाइप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको एक टाइप और करा रहा हूँ, ऊपर एक टाइप हो गया, एक टाइप और करा रहा हूँ। 2 कंटेनर्स हैव अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, जो रेशियो 3:2 से 3:5 है। अब इनको मैं किस रेशियो में मिलाऊं कि जो फाइनल मिक्सचर है उसका रेशियो ये हो जाएगा। अब बहुत ही ध्यान से समझना भाई, देखो एक मिक्सचर 3:2 में है यहाँ पे, दूसरा 6:5 में। अब मैं इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद टोटल मतलब ये पूरा मिल के यहाँ पे जो रेशियो बना रहे हैं 4:3 बना रहे हैं। तो जब भी इसका रेशियो लगाना होता है भाई, ये हिस्सा इसको पूरा मिला के ये हिस्सा, तो हम हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। अब यहाँ पे 3:2 दिया है ना, तो आप किसी एक को पकड़ लो, आप मिल्क को पकड़ लो या वाटर को पकड़ लो। मैंने मिल्क को पकड़ लिया, और आपको मिल्क को टोटल में लिखना है कि कितना फ्रैक्शन मिल्क है। तो भाई 3 और टोटल 5 है, तो 3/5 फ्रैक्शन मिल्क है। यहाँ पे 6/11 फ्रैक्शन मिल्क है, और यहाँ पे मिल्क है 4/7 फ्रैक्शन आपका मिल्क हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लगाना है एलिगेशन, तो उसके लिए आपको पहले वो करना पड़ेगा, आप इसका बेस बराबर कर लो। तो बेस बराबर कर लो, तो यहाँ पे 7 × 11, इधर भी 7 × 11, यहाँ पे कर दूंगा मैं 5 × 7, 5 × 7, यहाँ पे मैं कर दूंगा 5 × 11, यहाँ पे कर दूंगा 5 × 11। अब आपका जो बेस में है ना वो सब कुछ जा चुका है, ये आपको इसको हटा दो, अरे यार रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे आपका 21 21 और 21 आपका क्या आ जाएगा 231, यहाँ पे 6 × 5 = 30, 210 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 × 20 या 55, तो 220 हो जाएगा, यहाँ पे 220 हो जाएगा। तो जो रेशियो आएगा, वो रेशियो जो आएगा आपका बन के, वो आपका 10:11 आएगा। तो जो हम मिलाएंगे किस रेशियो में, ये जो इन वॉट रेशियो पूछा है ना, इन वॉट रेशियो, ये आपका 10:1 में मिलाएंगे। तो इस तरीके से करते हैं एलिगेशन से। आ जाओ नेक्स्ट पे, वॉट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, ये जो आपका डिवाइड हो रहा है वो 18 से हो रहा है, तो भाई 7 की पावर 200 है ना, अपॉन 18 है, तो आप पहले इसको डिवाइड करो, तो आपका -1 आएगा, और -1 की पावर 200 आपका 1 आएगा, तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम बताने, तो जब भी एलसीएम बताना रहे ना, तो आप जो 2 है, जो भी टर्म्स हैं, इसकी मैक्सिमम पावर को लिया करो। तो 2 अगर आप देखो, तो 2 आपको क्या क्या नंबर दिख रहा है, पहली बात ये देखो, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 2 3 5 7, 2 3 5 11, मतलब 2 3 5 7 11 दिख रहा है।
तो 2 की पावर जो भी मैक्सिमम होगी, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 की मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, यहाँ पे देखो। 7 की मैक्सिमम पावर क्या है, 4, और 11 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर HCF निकालना होता, अगर HCF निकालना होता तो मैं मिनिमम से मिनिमम चीजें निकालता, मिनिमम पावर जो है, मतलब मिनिमम पावर, वो भी ऐसा नहीं कि सब कुछ लूँ। अगर कहीं पे 2, जैसे यहाँ पे अगर 11 है, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है, तो 11 की पावर 0, तो यहाँ पे मैं 11 नहीं लूंगा फिर, क्योंकि 11 की पावर 0 1 होता है, तो नहीं लूंगा। तो आपको 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं मिनिमम पावर लूंगा, तो मिनिमम पावर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है ना। अगर मैं 3 को लिखूँ, तो 3 की भी मिनिमम पावर मुझे यहाँ पे दिख रही है, 1 ही है। 5 की भी मिनिमम पावर मुझे 1 दिख रही है। 7 सब में है, हाँ, 7 की भी मिनिमम पावर मुझे कितनी दिख रही है, 7 की मिनिमम पावर 7 दिख रही है। और 11 आपका यहाँ पे 11 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो आप नहीं लोगे, सब में होना चाहिए, तो आपका ये HCF आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो LCM HCF इस तरीके से निकालते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, मतलब इसका जो HCF आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ये इसका HCF हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट इतना फॉर द पीरियड ऑफ इतना से इतना। ठीक है, दोनों डेट्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो फरवरी 2005 है, मतलब ये आपका लीप ईयर नहीं है, मतलब यहाँ पे 28 दिन होंगे। तो 28 से 5 के बीच में कितने दिन होते हैं, 24 दिन होते हैं। अगर मैं 5 को लूँ तो ठीक है 24 दिन होता है, क्योंकि 28 - 5 23 होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आपका एक ज़्यादा हो जाएगा 24। आपका ये फेब निकल गया, फेब मार्च, मार्च होता है 31 का, और 18 ये हो गया। तो कितने दिन हो गए, 8 5 13, हाथ लगा 1, 3 3 6 1 7, 73 हो गया। ठीक है, 73 हो गया। तो अगर मैं निकालूं आपका ये कितने डेज हो गए, इतने डेज हो गए, इतने दिन के लिए आपने लगाया है, तो P इंटू आर, आर आपका 25/4 है, P इंटू आर इंटू टी, टी आपका 73 आउट ऑफ 365 डेज अपॉन 100। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका ये 5 बार जा रहा है, ये आपका 5 बार जा रहा है, ठीक है। ये आपका 0 से आपका 2 0 जा रहा है, ये 5 तिहाई 150 डिवाइड बाई 4, तो आपका 307.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे डेज काउंट करने में थोड़ा सा भी एरर कर दिया ना, फिर पॉइंट वगैरह में आने लगेगा, फिर आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 4 सर्कल्स ऑफ रेडियस आर आर प्लेस्ड सच अ वे दैट देयर सेंटर्स ऑफ फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, रफली बना दे रहा हूँ, बाकी देख लेना आप लोग प्लीज, सही बन जाए। ठीक है, तो इनके जो सेंटर हैं वो बनाते हैं क्या, रेडियस आर है, तो ये आर हो गया, 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 ये आर हो गया। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फॉर्म बाय द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, जो कि आपका 2r इंटू 2r 4r स्क्वायर आ चुका है एरिया, टू द एरिया ऑफ द रोम्बस फॉर्म बाय द टचिंग पॉइंट। टचिंग पॉइंट से मतलब आपका ये ये। ठीक है, तो ये टचिंग पॉइंट होगा, तो ये आपका बनेगा क्या, रोम्बस। अच्छा एक बात मुझे आप बता दो, एक बात आप मुझे बता पाओगे मेरे ख्याल से, कि जो रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2 होता है। तो अगर मैं d1 निकालूं, तो भाई d1 यही तो है d1, और इसकी लेंथ क्या है भाई, 2r ही तो है भाई। देखो ये r भाई, ये यही लेंथ तो होगी, तो 2r लेंथ है, ये भी 2r लेंथ है। तो अगर मैं निकालूं रोम्बस का एरिया, तो रोम्बस का एरिया होगा हाफ d1 इंटू d2, आपका ये है d1 इंटू d2। आपका 2 से 2 गया, आपका r से r गया, यहाँ पे r स्क्वायर गया, तो आपका जो रेशियो आ रहा है 2:1 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान था ये तो। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 4 सर्कल जोड़े हैं ना, आपको दिख रहा होगा, तो एक क्वेश्चन पता है कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है कि अगर मैं इस चारों सर्कल के अराउंड अगर मैं ये स्ट्रिंग रस्सी लपेट दूं,
तो इस रस्सी की लेंथ बता दो। ठीक है, तो यही सेम चीज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मुझे फिगर बनाने की जरूरत है क्या? बना दूँ क्या फिगर? चलो बना दे रहा हूँ। अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रस्सी लपेट रहा हूँ येलो कलर की। ठीक है, आप समझ आना कि रस्सी लपेटी गई है। यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे एक रस्सी लपेट दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे भी एक रस्सी लपेट दे रहा हूँ। तो इस रस्सी की जो लेंथ है आपको वो बतानी है। तो इस रस्सी की लेंथ बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप 2πr कर दोगे। सबसे पहले आप 2πr कर दोगे, हर जगह 2πr कर दोगे, 2πr कर दोगे। प्लस क्या करना है, जितने सर्कल हैं, तो यहाँ पे 2 सर्कल है तो 2 × d, d फॉर डायमीटर की लेंथ। यहाँ पे 3 सर्कल है तो 3d, यहाँ पे 4 सर्कल है तो 4d। ये आपका होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। 2πr तो करना ही, सब में 2πr तो करना ही करना है। और जितने सर्कल हैं उतना इंटू डायमीटर की लेंथ। यहाँ पे आप 2r भी लिख सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन होगा, फॉर्मूला याद करने के लिए यही सही है। n इंटू जितने डायमीटर की लेंथ, n इंटू डायमीटर की लेंथ। ठीक है, 3 सर्कल इंटू डायमीटर की लेंथ, 4 सर्कल इंटू डायमीटर की लेंथ, और 2πr तो सब में होगा, चाहे वो 3 सर्कल हो, 4 हो, 5 हो। ये लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। 25/11 इंटू 14/5 इंटू 11/14। आपका ये गया, आपका ये गया, आपका 5 करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हाँ, 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, छोड़ सकते हो। वैसे आप फंसोगे कहाँ? देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में फंस सकते हो, स्टैट्स में फंस सकते हो। ये दोनों मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा रखा है, उसको देख लो तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी कॉन्सेप्ट और समझ लो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। पहली बात तो ये समझ लो कि हम ये नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सॉरी, यहाँ पे वैसे ये लिखना चाहता हूँ ना। अच्छा ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हम ये बता सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। लेकिन होता क्या है ना कि ऑप्शंस में आप 3 ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट कर सकते हो कि ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो आपका जो चौथा बच जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एक तो है ही ना, तो आप ये एलिमिनेट कर लोगे इस ट्रिक से कि कौन से 3 नहीं है, तो जो चौथा बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे पहचानोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट होता है ना, वो 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी जो इकाई वाला अंक होगा वो ये नहीं हो सकता। अगर ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर मैं लिख दूं 732, तो 2 लास्ट में, तो आप ये कंफर्म बता सकते हो कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, दूसरा कि जो आखिरी 2 अंक होते हैं ना, वो आप 1 से 24 तक का स्क्वायर पकड़ लो। 1 से 24 तक का स्क्वायर कुछ भी पकड़ लो। जैसे अगर मैं 25 का स्क्वायर पकड़ूं तो 25 छोड़ दो, 5 का पकड़ूं 25 होता है, अगर मैं 7 का पढ़ूं 49 होता है, अगर मैं 18 का पढ़ूं तो 324 होता है। तो आखिरी 2 अंक जो होते हैं ना, जो भी आपका नंबर है, आखिरी 2 अंक 124 के स्क्वायर के जो आखिरी 2 अंक होते हैं उन्हीं में से होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई एक बड़ा नंबर बताऊं, जैसे 32 का क्या होता है, 1024 होता है। अगर मैं 32 का स्क्वायर बताऊं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई, 1024 परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो इसका आखिरी 2 अंक है ना, ये 1 से 24 तक के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक से मैच करेगा ही करेगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, तो आप देखो 24 से मैच कर रहा है। तो जो आखिरी 2 अंक होते हैं वो आपके मैच करने ही चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो आप 100% बता सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे वैसे तो आपको सारे वैल्यूज पता ही होंगे, मतलब सारे इसमें से याद ही होंगे कि मतलब मोस्टली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक कोई बड़ा सा नंबर दिया, जैसे अगर मैं आपको और बड़ा नंबर देता हूं, अगर ये 4 नंबर्स हैं
तो आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कब? आखिरी के 2 अंक देखो, तो ये तो आपका होने की चांसेस हैं, ये होने की चांसेस है, ये होने की चांसेस हैं, लेकिन आपका ये तो 100% नहीं है, ये 100% नहीं, क्योंकि आखिरी में 13 किसी में नहीं आता, तो आपका ये 100% नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो जिसके आखिरी 2 अंक 1 से 24 के स्क्वायर वाले नहीं है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये दूसरी पहचान। तीसरी पहचान, जो डिजिटल सम होता है वो 1947 1947 से याद करो, हमारा देश आजाद हुआ था, तो 1947 ऐसे याद करो, 9 या 4 या 7, इनमें से ही होगा डिजिटल सम। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका डिजिटल सम देखूं, भाई देखो 4 3 7 2 9, 9 यहाँ पे आया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 4 2 6 1 7, 7 आया है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम यही होगा, अगर ये नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तीनों रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।